गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाली बुक स्टार्ट करी थी, जिसमें चैप्टर नंबर 1 फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी हम लोगों ने स्टार्ट किया था। तो हम लोगों ने बात करी थी किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या आता है। तो बैलेंस शीट आएगी, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस आएगा, नोट्स टू अकाउंट्स आते हैं और कैश फ्लो स्टेटमेंट आता है। फिर हमने बात करी थी कोई भी कंपनी जो होती है उसको अपनी एनुअल रिपोर्ट बनानी पड़ती है। एनुअल रिपोर्ट में क्या क्या बनता है, डायरेक्टर्स रिपोर्ट, ऑडिटर्स रिपोर्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट और नोट्स टू अकाउंट्स। तो फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट्स बनाए जाते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमने फर्स्ट स्टार्ट किया था क्या, बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट का जो शेड्यूल है या बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट है वो कहाँ पे दिया हुआ है, तो पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 3। ये याद रखना, आप ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कहाँ पे दिया हुआ है, पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 3 में बैलेंस शीट का फॉर्मेट दिया हुआ है। क्या फॉर्मेट है, सबसे पहले कंपनी का नेम आएगा, बैलेंस शीट एज एट, जिस भी दिन आप बैलेंस शीट बना रहे हैं, नॉर्मली 31 मार्च। फॉर्मेट क्या रहेगा, तो स्टेटमेंट फॉर्मेट है पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, करंट ईयर और प्रीवियस ईयर। सबसे फर्स्ट हेडिंग थी क्या, इक्विटीज़ एंड लायबिलिटीज़, जिसमें फर्स्ट था क्या, शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड मेजर हेडिंग थी, उसके अंदर 3 आते थे क्या, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। क्लियर। फिर आता था क्या, सेकंड मेजर हेडिंग, शेयर एप्लीकेशन, मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। थर्ड मेजर हेडिंग, नॉन करंट लायबिलिटी, जिसमें 4 आते थे, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, डेफर टैक्स लायबिलिटी, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। उसके बाद अगर हम लोग बात करें फोर्थ मेजर हेडिंग, इक्विटीज़ एंड लायबिलिटीज़ के अंदर, तो करंट लायबिलिटीज़ में भी 4 सब हेडिंग्स, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, ट्रेड पेएबल्स, अदर करंट लायबिलिटी और शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। इन सब की टोटल यानी लायबिलिटीज़ की टोटल पता चल जाएगी। फिर उसके नीचे हम लोगों ने एक मेन हेडिंग और लगाई क्या, असेट्स। और असेट्स में पहली मेजर हेडिंग नॉन करंट असेट्स। नॉन करंट असेट्स के अंदर फर्स्ट फिक्स असेट्स। फिक्स असेट्स को 4 पार्ट में डिवाइड किया, टेंजिबल, इनटेंजिबल, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इनटेंजिबल अंडर डेवलपमेंट। पॉइंट नंबर बी, ये आप कह सकते हैं सब हेडिंग सेकंड, नॉन करंट असेट्स की नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, डेफर्ड टैक्स असेट्स, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस और अदर नॉन करंट असेट्स। क्लियर है। फिर करंट असेट्स, सेकंड मेजर हेडिंग असेट साइड में क्या क्या है, फर्स्ट सब हेडिंग करंट इन्वेस्टमेंट्स, सेकंड इन्वेंट्रीज, थर्ड ट्रेड रिसीवेबल्स, फोर्थ कैश इन कैश इक्विवेलेंट, फिफ्थ शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस और लास्ट क्या है, अदर करंट असेट्स। क्लियर है। ये फॉर्मेट हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, जिसको एक बार रिकैप हम लोगों ने लिया है। आज हम लोग एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे कि किस किस के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो सबसे पहले शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड में जो शेयर कैपिटल है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं कि शेयर कैपिटल में क्या क्या आता है। तो देखिए, ये हम लोग और बहुत डिटेल में जो डिस्कस करेंगे, शेयर कैपिटल यानी किसी भी कंपनी की जो कैपिटल है वो कहाँ पे लिखेंगे, शेयर कैपिटल के अंदर। 11th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कंपनी की 2 तरह की कैपिटल होती है या 2 तरह के शेयर्स होते हैं। एक होते हैं क्या, इक्विटी शेयर्स, और एक होते हैं कौन से, प्रेफरेंस शेयर्स। तो शेयर कैपिटल जो है, शेयर कैपिटल में कौन कौन से शेयर्स आएंगे अगर कंपनी के पास अवेलेबल हैं, तो इक्विटी शेयर्स और एक आते हैं आपके प्रेफरेंस शेयर्स। ये शेयर कैपिटल के अंदर आते हैं। इक्विटी शेयर क्या होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं, इसके अंदर ऑथोराइज, सब्सक्राइब, अनसब्सक्राइब वगैरह। तो ये सब डिटेल हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे जब कंपनी वाला इशू ऑफ शेयर्स, तो वहाँ पे पूरा का पूरा चैप्टर ही हमारा इसके ऊपर बेस्ड है, इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर, जिसको और बहुत डिटेल में हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए आपको ध्यान रखना है कि शेयर कैपिटल में क्या क्या आता है, शेयर कैपिटल में क्या क्या आएंगे, तो इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स। क्लियर है। फिर उसके बाद जो सेकंड सब हेडिंग थी आपकी, वो थी क्या बेटा, रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस को आप कह सकते हैं क्या, कि जो भी पार्ट ऑफ प्रॉफिट है, किसी भी तरह के रिजर्व्स हैं, सरप्लस का मतलब यहाँ पे प्रॉफिट, किसी भी तरह के आपके प्रॉफिट्स हैं या रिजर्व्स हैं, वो सब आपको किस में आएंगे, रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंदर आएंगे। तो हम कह सकते हैं क्या, देखो मेजर हेडिंग हो गई क्या, शेयर होल्डर फंड, सब हेडिंग हो गई क्या, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल के अंदर क्या क्या आते हैं, इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स। एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन बनता है वो मैं आपको बताता हूँ। एग्जाम में आपसे पूछा जाता है क्या, कि इक्विटी शेयर किस में आएंगे, उसकी मेजर हेडिंग क्या है और सब हेडिंग क्या है। तो आपको बताना रहता है उधर कि इक्विटी शेयर्स जो है उसकी सब हेडिंग क्या है, तो शेयर कैपिटल, और मेजर हेडिंग क्या है, तो शेयर होल्डर्स फंड। इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में आता है और ऑब्जेक्टिव है
तो बिल्कुल इसी तरीके से बनेगा कि इक्विटी शेयर कौन सी हेडिंग के अंदर आएगा। तो आपको मान लीजिए 4 हेडिंग दी हुई होगी, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर एप्लीकेशन, मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी। तो आपको टिक करना पड़ेगा किसमें, शेयर होल्डर फंड में। हो सकता है इस तरीके से आए कि शेयर इक्विटी शेयर जो है वो कहाँ पे आएगा, शेयर कैपिटल में आएगा, रिजर्व्स एंड सरप्लस में आएगा, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट में आएगा, या ऑल ऑफ दी अबव या नन ऑफ दी अबव। तो आपको टिक करना है किसमें, शेयर कैपिटल में आएगा। क्लियर है। ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे है तो इस तरीके से। थ्योरेटिकली भी जब आता है तो आपको नेम दे दिया जाता है और उसमें आपसे पूछा जाता है कि इसकी सब हेडिंग क्या है और मेजर हेडिंग क्या है। अब हम लोग बात करते हैं क्या, रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो रिजर्व्स के बारे में मैंने बताया क्या कि कंपनीज़ के जितने भी प्रॉफिट्स हैं या रिजर्व्स अगर किसी भी तरह के कंपनी ने क्रिएट कर रखे हैं तो वो सब आएंगे रिजर्व्स एंड सरप्लस में। पार्टनरशिप में कुछ रिजर्व्स हम लोगों ने जैसे डिस्कस किए थे, अगर आप लोगों को पता हो तो, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, जनरल रिजर्व, ये सब भी क्या है, पार्ट ऑफ रिजर्व है। तो ये भी किस में आएंगे, रिजर्व्स एंड सरप्लस में। अब आपसे पूछा जाएगा उधर कि वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व की सब हेडिंग क्या है, तो आपको बताना है क्या, रिजर्व्स एंड सरप्लस। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व की मेजर हेडिंग क्या है, तो शेयर होल्डर्स फंड। इस तरीके से एग्जाम में इसमें क्वेश्चन बनेगा। क्लियर। और कौन कौन से रिजर्व्स आते हैं वो भी हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए आप, इसके मैं स्पेसिफिकली चैप्टर के नोट्स नहीं दे रहा हूँ आपको, क्यों, क्योंकि सारा कुछ बुक के अंदर अवेलेबल है और मैं आपको बताता भी जा रहा हूँ कि कहाँ कहाँ पे बुक में अवेलेबल है। क्लियर। तो इसके लिए अलग से हम लोग नोट्स नहीं डिस्कस करेंगे, जो क्लास के अंदर है और आपको यहाँ से फिर रेफ़र करना है बुक के अंदर। तो पेज नंबर 1.12 जो है नई बुक के अकॉर्डिंग, आई थिंक ये 2020 का एडिशन है, तो अगर नई बुक भी होगी तो आसपास ही कोई पेज होगा। तो देखिए इसमें लिख रखा है, शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 प्रिस्क्राइब द हेड्स ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस टू बी। क्या क्या हेड्स बता रखे हैं इन्होंने, तो हमने ये 3 तो लिखे ही हैं, उसके अलावा इन्होंने और क्या बताया है, कैपिटल रिजर्व, फिर और इन्होंने क्या बताया है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, और इन्होंने बताया बेटा क्या, SPR, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व। ये जब हम कंपनी वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब आपको एकदम क्लियरली पता चलेगा कि सिक्योरिटीज़ प्रीमियम क्या होती है। फिर उसके बाद इन्होंने बताया क्या, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, रीवैल्यूएशन रिजर्व, फिर आपको दिए हुए अदर रिजर्व्स जो हमने लिखे हैं यहाँ पे, वर्कमैन कॉम्पनसेशन, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन, और एक दिया हुआ है क्या, जैसे हम लोग जिसको बोलते हैं एक्चुअल में क्या, नेट प्रॉफिट। हम लोग जिसको बोलते हैं नेट प्रॉफिट, कंपनीज़ में उसका नाम क्या है, कंपनी के अंदर उसको बोलते हैं क्या, सरप्लस। कंपनी के अंदर उसको बोलते हैं क्या, सरप्लस। दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना, जिसको हम लोग नॉर्मली नेट प्रॉफिट बोलते हैं उसको कंपनी के अंदर क्या बोला जाता है, सरप्लस। दैट इज़ बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L। क्लियर है। ये चीज़ याद रखना आप, नेट प्रॉफिट को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मली तो पार्टनरशिप वगैरह जब पढ़ते हैं तो क्या बोलते हैं, नेट प्रॉफिट। कंपनी के अंदर उसको क्या बोला जाता है, सरप्लस। दैट इज़ बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L। तो स्टेटमेंट ऑफ P&L के अंदर जो बैलेंस है वो हमारा क्या है, सरप्लस है। सिंपल लैंग्वेज में हम लोग बोल सकते हैं क्या, नेट प्रॉफिट है। तो वो भी पार्ट ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस है। तो ये सब आपके रिजर्व्स एंड सरप्लस हैं। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा क्या, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व की सब हेडिंग क्या है, रिजर्व्स एंड सरप्लस। मेजर हेडिंग क्या है, तो शेयर होल्डर्स फंड। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व की सब हेडिंग क्या है, रिजर्व्स एंड सरप्लस। मेजर हेडिंग क्या है, तो शेयर होल्डर्स फंड। कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व हमारे सिलेबस में आएगा भी सही, टर्म 2 के अंदर जब हम लोग पढ़ेंगे। सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व आएगा कंपनी में, हम लोग जब पढ़ेंगे क्या होता है, नेट प्रॉफिट। दैट इज़ बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L। सिंपल लैंग्वेज में हम लोग इसको कंपनी में क्या बोल रहे हैं, सरप्लस बोल रहे हैं। क्लियर। उसके अलावा और भी किसी तरह के रिजर्व, जैसे वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, जनरल रिजर्व है, ये सब भी किसका पार्ट कहलाते हैं आपके लिए, रिजर्व्स एंड सरप्लस का। क्लियर है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। फिर उसके बाद शेयर एप्लीकेशन, मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, जो सेकंड मेजर हेडिंग है। पॉइंट नंबर C जो है वो क्या था कि मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, तो वो अगर है तो उसमें अंदर कुछ नहीं रहेगा। मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट का मतलब क्या, कि किसी भी शेयर्स, ऐसे जो शेयर वारंट्स हैं उसके अगेंस्ट में अगर आपको किसी तरह की मनी रिसीव हुई है तो वो पॉइंट नंबर C जो हमने पढ़ा था, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे इसको।
सेकंड जो मेजर हेडिंग थी आपकी इसमें बैलेंस शीट में, सेकंड जो मेजर हेडिंग थी, तो देखिए एक एक करके हम लोगों ने क्या डिस्कस किया उसको रिकैप करते चलते हैं साथ साथ। सबसे फर्स्ट मेजर हेडिंग हम लोग डिस्कस कर रहे थे कौन सी, शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड के अंदर 3 चीज़ें आई थी, यानी 3 सब हेडिंग थी। सबसे पहला था क्या, शेयर कैपिटल, और शेयर कैपिटल के अंदर मैंने आपको 2 चीज़ें बताई, इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। पॉइंट नंबर बी जो था उसके अंदर आया क्या बेटा, रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस में हम लोगों ने बात करी क्या, जनरल रिजर्व, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व, सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L। तो ये सब किसके अंदर आते हैं, रिजर्व्स एंड सरप्लस। पॉइंट नंबर सी जो था वो क्या था, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स, आजकल ये कंसेप्ट कम चलता है लेकिन फिर भी अगर कहीं है तो शेयर वारंट्स अगर कंपनी इशू करती है उसके अगेंस्ट में कोई मनी रिसीव करी है तो वो पॉइंट नंबर सी के अंदर। सेकंड जो हेडिंग थी आपकी, सेकंड जो मेन हेडिंग थी इक्विटीज़ एंड लायबिलिटीज़ के अंदर, वो थी क्या, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, इसकी देखिए कोई सब हेडिंग नहीं होती है। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट का मतलब क्या, इसकी सब हेडिंग कुछ नहीं है लेकिन इसका मतलब क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट का मतलब क्या, कि नॉर्मली जो प्रोसेस होता है शेयर्स इशू करने का, सबसे पहले कंपनी क्या करती है, एप्लीकेशंस इनवाइट करती है पब्लिक से। इन जनरल एप्लीकेशंस इनवाइट की जाती है, तो जो भी जनरल पब्लिक शेयर्स के लिए अप्लाई करते हैं उसके साथ कुछ पैसा वो क्या करते हैं, डिपॉजिट करवाते हैं। क्लियर। तो कंपनी को शेयर होल्डर्स ने, या हम लोग बोलें जनरल पब्लिक ने क्या करा, पहले पैसा डिपॉजिट करवाया, ठीक है। अब कंपनी के पास वो पैसा इकट्ठा हुआ, एप्लीकेशंस आई। अब कंपनी क्या करती है, कुछ केसेस में ओवर सब्सक्रिप्शन के जैसे केसेस आते हैं, पढ़ेंगे हम लोग बाद में, या कुछ केसेस में क्या करती है कंपनी, पहले एप्लीकेशन रिसीव करेगी और फिर बाद में क्या करती है, शेयर्स को अलॉट करती है। भाई पहले ये तो पता चले किन किन ने अप्लाई की है, फिर उनमें से हम लोग सॉर्टिंग करके क्या करते हैं, शेयर्स को अलॉट करते हैं। तो अगर मान लीजिए शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव होना और आपको शेयर अलॉट होने की डेट के बीच में अगर 31 मार्च आ जाता है, यानी ईयर एंड आ जाता है, तो वो क्या कहलाएगा आपके लिए, शेयर एप्लीकेशन मनी जो आपको क्या हो गई है, रिसीव तो हो गई है लेकिन पेंडिंग अलॉटमेंट, उनका अलॉटमेंट अभी भी क्या है, पेंडिंग है। क्या मैंने बोला कि जनरल पब्लिक से जो एप्लीकेशन हमको मिली, ठीक है, उसके साथ कुछ पैसा मिला होगा और हमने जो शेयर अलॉट किया, यानी कंपनी ने जो शेयर अलॉट किया, इस टाइम पीरियड के बीच में अगर 31 मार्च आ जाता है, 31 मार्च यानी ईयर एंड आ जाता है, तो आपके पास एप्लीकेशन मनी पड़ी है लेकिन अभी तक हमने उनको शेयर अलॉट नहीं किया है, तो वो हमारे लिए क्या लायबिलिटी है। और वो लायबिलिटी हम लोग किस नाम से प्रेजेंट करते हैं, तो शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, कि आपके पास ऐसी एप्लीकेशन मनी पड़ी है जिसका अलॉटमेंट अभी भी क्या है, पेंडिंग है। क्लियर है। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, कई थ्योरी पूछी जा सकती है कि कंपनी को क्या हुआ, कुछ एप्लीकेशंस रिसीव हुई और ईयर एंड हो गया 31 मार्च पे और अब तक शेयर अलॉटमेंट नहीं हुआ है, तो कौन सी हेडिंग में जाएगा, तो याद रखना आप लोग कहाँ पे जाएगा, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। इसका मेजर हेड भी यही है और इसका सब हेड भी यही है, पर ध्यान होना चाहिए कंसेप्ट क्या है, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, कि हमारे पास कंपनी के पास कुछ एप्लीकेशन मनी ऐसी रिसीव हो गई जिसका 31 मार्च तक यानी ईयर एंड तक अभी तक अलॉटमेंट नहीं हुआ है, तो वो हमारे लिए लायबिलिटी है और किस नाम से जानी जाएगी, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। क्लियर है। उसके बाद थर्ड जो मेजर हेडिंग थी आपकी वो थी क्या, नॉन करंट लायबिलिटीज़। थर्ड मेजर हेडिंग कौन सी थी बेटा, नॉन करंट लायबिलिटी। बुक में अगर आप देखेंगे तो पहले लायबिलिटीज़, करंट लायबिलिटीज़ को डिस्क्राइब किया है, फिर नॉन करंट लायबिलिटीज़ को डिस्क्राइब किया है, पर हम लोग फॉर्मेट के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो नॉन करंट लायबिलिटीज़ को हम लोग पहले डिस्कस करेंगे। नॉन करंट लायबिलिटीज़, नॉन करंट लायबिलिटीज़ आपको दी हुई है पेज नंबर 1.18 पे। अगर आप चेक करेंगे तो 1.18 पे आपको मिलेगी नॉन करंट लायबिलिटीज़। नॉर्मली देखिए आप लोग नॉन करंट लायबिलिटीज़, जिसको हम लोग लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ भी बोलते हैं, 11th क्लास में हम लोगों ने इसकी डेफिनेशन डिस्कस करी है।
नॉन करंट लाइबिलिटी का मतलब क्या, ऐसी लाइबिलिटी जिसका पेमेंट मोर देन अ ईयर में करेंगे, 1 साल से ज़्यादा के टाइम पीरियड में जिसका पेमेंट करेंगे, वो हमारे लिए कौन सी लाइबिलिटी कहलाती है, नॉन करंट लाइबिलिटीज़। जो बड़े बड़े बैंक से लोन लेते हैं या कंपनीज़ जो है वो डिबेंचर्स वगैरह इशू करती है, तो वो सब किसके अंदर आते हैं, नॉन करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर। तो नॉन करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर भी अगर हम लोग बात करें तो सबसे फर्स्ट जो सब हेडिंग थी वो आपकी क्या थी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। सबसे फर्स्ट जो हेडिंग थी वो कौन सी थी आपकी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। तो देखिए क्या लिखा है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के बारे में। इन्होंने बोला है क्या, बोरोइंग्स मीन्स अमाउंट टेकन एज लोन बाय द कंपनी। समझते हैं हम लोग सबको क्या कि बोरोइंग का मतलब क्या, कि हमने किसी पर्सन से क्या लिया है, अगर पैसा उधार लिया है तो वो हमारे लिए क्या कहलाएगी, बोरोइंग्स कहलाएगी। इट मे बी इशू ऑफ डिबेंचर्स, लोन फ्रॉम बैंक और प्राइवेट लेंडर्स, पब्लिक डिपॉजिट्स और एनी अदर नेचर। इसका मतलब क्या कि डिबेंचर इशू करके भी आप लोन ले सकते हैं, लोन फ्रॉम बैंक से अगर आपने लोन लिया है, कोई प्राइवेट लेंडर्स हैं यानी जो रिलेटिव्स हैं या और भी कोई पर्सन है उनसे आपने लोन लिया है, या पब्लिक डिपॉजिट्स अगर आपने लिए, तो वो सब किसके अंदर आएगी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर आएगी। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर बेसिकली क्या क्या आते हैं वो हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर सबसे पहले आता है क्या, आपका डिबेंचर। ये आप लोगों को याद करने पड़ेंगे कि किसके अंदर कौन कौन से पॉइंट्स हैं। थ्योरेटिकल चैप्टर है, ध्यान रखना, लेकिन क्वेश्चंस इसमें से बनते 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन एग्जाम में बनेंगे और ज़्यादा भी बन सकते हैं। तो डिबेंचर्स, फिर आपको दिया हुआ है क्या, बॉन्ड्स अगर कंपनी इशू करती है। उसके बाद हम लोग बात करें टर्म लोन, जो नॉर्मली बैंक वगैरह से प्रोवाइड किए जाते हैं, बैंक से हम लोग लेते हैं। फिर उसके बाद बैंक लोन है या अदर पार्टीज़ हैं, पब्लिक डिपॉजिट्स हैं। फिर हम लोग बात करें अदर लोन्स एंड एडवांसेस, अगर आपने किसी तरह के और लोन्स एंड एडवांसेस ले रखे हैं लॉन्ग टर्म पर्पस से। देखो ये लोन्स एंड एडवांसेस का कंसेप्ट दोनों तरफ चलता है, लाइबिलिटीज़ में भी चलता है और असेट्स में भी चलता है। लाइबिलिटीज़ में क्या, अगर हमने लिए हैं लोन्स एंड एडवांसेस तो हमारे लिए लाइबिलिटी, और अगर कंपनी ने दिया है, हमने दिया है, तो हमारे लिए क्या हो जाता है, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस या शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, वो डिपेंड करेगा टाइम पीरियड के ऊपर। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में क्या क्या आएंगे, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, टर्म लोन, पब्लिक डिपॉजिट्स, अदर लोन्स एंड एडवांसेस। याद रखना आप लोग, मैं फिर कह रहा हूँ क्वेश्चन बनता है इससे, आपसे पूछा जाएगा बॉन्ड्स की सब हेडिंग क्या है, तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स की मेजर हेडिंग क्या है, नॉन करंट लाइबिलिटीज़। पब्लिक डिपॉजिट्स की सब हेडिंग क्या है, तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। मेजर हेडिंग क्या है, तो नॉन करंट लाइबिलिटीज़। टर्म लोन की सब हेडिंग क्या है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। मेजर हेडिंग क्या है, नॉन करंट लाइबिलिटीज। अदर लोन्स एंड एडवांसेस, अदर लोन्स एंड एडवांसेस, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। मेजर हेडिंग नॉन करंट लाइबिलिटीज। क्लियर है? तो याद होना चाहिए बेटा हमको हर चीज़ कि कहाँ पे क्या है। रिजर्व्स एंड सरप्लस में काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करी थी, रिपीट करते रहो, उसको रिवीजन करते रहो। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L। ये सब हमारे रिजर्व्स एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। एप्लीकेशन मनी शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट का मतलब क्या कि ऐसी एप्लीकेशन मनी जो कंपनी को रिसीव हो गई लेकिन 31 मार्च तक उनका अलॉटमेंट नहीं हुआ। तो इस तरीके से अगर आप चीज़ों को याद रखेंगे तो आपको याद रहेगा। क्लियर है? हाँ हाँ, कहीं वो दिनेश सर ने दे दिया। और भाई जी दे दी। हाँ वाला दे। हाँ जी, तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में हम लोगों ने डिस्कस किया ये। ठीक है, पॉइंट नंबर बी। पॉइंट नंबर बी देखो, आपको क्या था, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। अब देखिए डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी अगर मैं बात करूं तो एक्चुअली हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन हाँ फॉर्मेट का पार्ट है, तो थोड़ा बहुत हमको समझना पड़ेगा। ये एक्चुअली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग चलता है। इनकम टैक्स अगर आप लोगों ने सुना होगा नाम, तो इनकम टैक्स में क्या होता है
कि टैक्स कैलकुलेशन के लिए प्रॉफिट्स जो कैलकुलेट किए जाते हैं वो एज़ पर द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स कैलकुलेट किए जाते हैं। और हम लोग जो है अकाउंटेंसी के अंदर जो नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं उसके मेथड्स अलग होते हैं। मेरे कहने का मतलब क्या कि आप लोगों ने एज ए कंपनी या पार्टनरशिप फर्म या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, आप लोगों ने अपना प्रॉफिट जो कैलकुलेट किया है वो नॉर्मली हम लोग कैलकुलेट करते हैं कैसे, तो एज़ पर जो हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ते हैं या जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, अपने नेट प्रॉफिट्स कैलकुलेट करते हैं, चाहे वो कंपनी हो, पार्टनरशिप फर्म हो या और भी कोई ऑर्गेनाइजेशन हो। लेकिन हमारे यहाँ पे जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 है वहाँ पे नेट प्रॉफिट की कैलकुलेशंस के प्रोविजंस काफ़ी अलग है। बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड में वहाँ पे नेट प्रॉफिट की कैलकुलेशंस के जो प्रोविजंस हैं वो काफ़ी अलग है। तो अब होता क्या है कि अकाउंटिंग का नेट प्रॉफिट अलग है और इनकम टैक्स का नेट प्रॉफिट अलग है। दोनों के नेट प्रॉफिट जब अलग अलग होते हैं तो अगर आप सोचो कि टैक्स लायबिलिटी भी नॉर्मली क्या होगी, अकाउंटिंग के हिसाब से टैक्स लायबिलिटी शायद कुछ और आ रही होगी, इनकम टैक्स के हिसाब से टैक्स लायबिलिटी कुछ अलग आ रही होगी। तो उसके लिए कुछ कैलकुलेशंस होते हैं और उसके लिए एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाया रखा है जिसको डेफर्ड टैक्स के नाम से जाना जाता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो वो पूरा डिटेल हम लोग पढ़ेंगे तो पता चलता है कि डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्या होती है और डेफर्ड टैक्स असेट्स क्या होती है। आप लोगों को तो बस इतना याद रखना है और इसके अंदर आपसे ज़्यादा कुछ पूछा भी नहीं जाएगा। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी की डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी की मेजर हेडिंग कौन सी है, तो नॉन करंट लायबिलिटी। क्लियर है? फिर भी जो बुक में आपके दिया हुआ है वो एक बार मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, एवरी ईयर अकाउंटिंग इनकम इज़ कंपेयर्ड विद द टैक्सेबल इनकम। मैंने बोला ना, अकाउंटिंग इनकम यानी अकाउंटिंग के हिसाब से नेट प्रॉफिट अलग और टैक्सेबल इनकम यानी इनकम टैक्स के हिसाब से नेट प्रॉफिट अलग। एंड इफ द डिफरेंस बिटवीन टू एग्जिस्ट विच इज़ टेम्पररी इन नेचर, दोनों के बीच में डिफरेंस आएगा ही आएगा, ऑब्वियस सी चीज़ है कि डिफरेंस आएगा। जो कैसा होता है, टेम्परेरी होता है, उसको हम लोग बाद में क्या कर देते हैं, पेमेंट कर देते हैं या सेट ऑफ जैसा भी करना होता है। इनकम टैक्स ऑन द डिफरेंस अमाउंट इज टर्म्ड एज डेफर्ड टैक्स, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डेफर्ड टैक्स बोलते हैं। तो अगर मान लीजिए हमारे डेफर्ड टैक्स की लायबिलिटी आ रही है यानी हमको पेएबल आ रहा है तो वो क्या कहलाएगा हमारे लिए, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। और इसी का उल्टा, अगर मान लीजिए हम लोगों को कम आ रहा है टैक्स लायबिलिटी तो वो हमारे लिए क्या कहलाता है, डेफर्ड टैक्स असेट्स। इसके बारे में भी लिखा है, देखो, इन केस अकाउंटिंग इनकम इज मोर देन टैक्सेबल इनकम इट रिजल्ट्स इन डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। याद रखना आप, अकाउंटिंग इनकम इज मोर देन किससे, टैक्सेबल इनकम, तो वो आपके लिए क्या बनेगा, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बनेगा। और इन केस अकाउंटिंग इनकम इज लेस देन टैक्सेबल इनकम इट रिजल्ट्स इन डेफर्ड टैक्स असेट्स। तो ये दोनों पॉइंट हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी और डेफर्ड टैक्स असेट्स। इसको फिर आगे हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। कंसेप्ट क्या है, अकाउंटिंग नेट प्रॉफिट अलग है, इनकम टैक्स का नेट प्रॉफिट अलग है, दोनों का नेट प्रॉफिट अलग है। तो टेम्परेरीली क्या होगा, टैक्स का जो कैलकुलेशन होगा दोनों में क्या होगा, अलग अलग होगा। अब डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी कब, इफ़ द अकाउंटिंग प्रॉफिट इज़ मोर देन टैक्सेबल इनकम, अकाउंटिंग प्रॉफिट जो है अगर वो टैक्सेबल इनकम से ज़्यादा है, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। इफ़ अकाउंटिंग प्रॉफिट इज़ लेस देन टैक्सेबल इनकम इट इज़ डेफर्ड टैक्स असेट्स। क्लियर है? तो ये चीज़ आप याद रखना, डेफर्ड टैक्स असेट्स एंड डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। कभी आपसे पूछा जाए थ्योरी क्वेश्चन तो भी आप लोगों को याद रहे। पॉइंट नंबर सी जो था वो आपके लिए क्या था, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़। इनके अलावा भी अगर किसी तरह की लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ रह जाती है, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी के अलावा भी अगर किसी तरह की लायबिलिटीज़ रह जाती है लॉन्ग टर्म, तो वो कहाँ पे आएगी, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ में। अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ अदर देन लॉन्ग टर्म बोरिंग्स आर क्लासिफाइड और शोन एज अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ अंडर नॉन करंट लायबिलिटी। दे आर क्लासिफाइड इनटू ट्रेड पेएबल्स। द टर्म ट्रेड पेएबल इज डिफाइंड इन शेड्यूल 3, वो हम लोग डिस्कस करेंगे कंपनी वाले में, करंट लायबिलिटीज़ वाले में। अदर का मतलब क्या है, ऐसी लायबिलिटी जिसको मोर देन अ ईयर में क्या कर रहे हैं हम लोग, पेमेंट कर रहे हैं। 12 महीने से ज़्यादा का जो टाइम पीरियड है उसमें अगर आप पेमेंट कर रहे हो तो वो। कुछ एग्जांपल्स इसके दिए हुए हैं वो ज़रूर आप लोग पढ़ना, पेज नंबर 1.20 के ऊपर है। प्रीमियम पेएबल ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर इफ़ डिबेंचर्स आर शोन एज लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। तो ये अगर है तो वो कहाँ पे शो करते हैं, अदर लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के अंदर। और एक और दिया हुआ है प्रीमियम पेएबल ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। तो आप ध्यान रखो, प्रीमियम पेएबल है किस किस पे, डिबेंचर्स पे और प्रेफरेंस शेयर्स पे। वो कहाँ पे शो करते हैं हम नॉर्मली, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ के अंदर।
क्लियर। और लास्ट दिया हुआ है आपका लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। अगर लॉन्ग टर्म प्रोविजंस हम लोगों ने किसी तरह के बना रखे हैं, किसी भी तरह के अगर लॉन्ग टर्म प्रोविजंस आपने बना रखे हैं, तो वो हम लोग शो करते हैं कहाँ पे। अगर किसी भी तरह के लॉन्ग टर्म प्रोविजंस कंपनी ने बना रखे हैं तो वो हम लोग शो करेंगे कहाँ पे, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस के अंदर, ठीक है। तो सब हेडिंग लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, मेजर हेडिंग क्या बन जाएगा आपके लिए, नॉन करंट लायबिलिटीज। क्लियर। एग्जाम्पल कुछ दिए हुए हैं इसके, जैसे ग्रेजुटी है, प्रोविज़न फॉर अर्न लीव है, प्रोविज़न फॉर वारंटी वगैरह है। तो ये इसके कुछ एग्जाम्पल है। पेज नंबर 1.21 के ऊपर टिक जरूर कर लेना आप लोग। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस के एग्जाम्पल है ग्रेजुटी, प्रोविज़न फॉर अर्न लीव, प्रोविज़न फॉर वारंटी, ये सब क्या है, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस के एग्जाम्पल्स हैं। क्लियर। तो हमने क्या क्या डिस्कस किया, इक्विटीज़ एंड लायबिलिटीज़ में मेजर हेडिंग शेयर होल्डर्स फंड, उसके अंदर 3। सेकंड, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, वो अपने आप में अकेला है। फिर नॉन करंट लायबिलिटीज़ के अंदर 4 सब हेडिंग्स। अब हम लोग बात करें किसकी, करंट लायबिलिटीज़ की। तो करंट लायबिलिटीज़ अगर आप देखेंगे तो वो पहले नॉन करंट लायबिलिटीज़ से पहले दिया हुआ है आपको। और पेज नंबर 1.15 के ऊपर अगर आप चेक करेंगे तो करंट लायबिलिटीज़ नॉर्मली हम लोग समझते हैं क्या, ऐसी लायबिलिटीज़ जिसका पेमेंट विद इन अ ईयर, 1 साल के अंदर अंदर कर देंगे, वो हमारे लिए कौन सी लायबिलिटीज़ कहलाती है, करंट लायबिलिटीज़। पर यहाँ पे कुछ फीचर्स दिए हुए हैं करंट लायबिलिटी के, वो आप बहुत अच्छे से देखना। तो ये नई चीज़ भी है और आपको सीखने को भी मिलेगा इससे। पॉइंट नंबर 1 में दिया हुआ है क्या, एक्सपेक्टेड टू बी सेटल इन कंपनीज नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल। किसी भी कंपनी की ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर अगर उसको सेटल कर देते हैं तो वो हमारे लिए क्या कहलाती है, करंट लायबिलिटी कहलाती है। सेकंड पॉइंट क्या दिया हुआ है, ड्यू टू बी सेटल्ड विद इन 12 मंथ्स आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट। रिपोर्टिंग डेट का मतलब बैलेंस शीट जो है उसके 12 महीने के अंदर अंदर अगर आप सेटल कर देते हैं, करंट लायबिलिटीज़, ये तो हम लोग पढ़ते ही आ रहे हैं। हेल्ड प्राइमरीली फॉर द पर्पज ऑफ बीइंग ट्रेडेड। बीइंग ट्रेडेड का मतलब क्या होता है बेटा, गुड्स को परचेज और सेल करने के लिए जो हम लोग क्या करते हैं, हेल्ड करके रखते हैं, वो लायबिलिटी कौन सी लायबिलिटी हमारे लिए, करंट लायबिलिटी। और लास्ट पॉइंट जो है वो इंपॉर्टेंट, देयर इज़ नो अनकंडीशनल राइट टू डेफर्ड सेटलमेंट फॉर एटलीस्ट 12 मंथ आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट। इसका मतलब क्या, इसमें किसी तरह का कोई प्रोविज़न नहीं होना चाहिए, कोई राइट नहीं होना चाहिए कि आप उस लायबिलिटी का टाइम पीरियड मोर देन 12 मंथ से एक्सटेंड कर दो। कहने का मतलब क्या है कि आप 12 मंथ से ज़्यादा उसको एक्सटेंड नहीं कर सकते, वो आपके लिए क्या कहलाएगी, करंट लायबिलिटी। क्लियर। तो 4 फीचर बहुत अच्छे से आप लोगों को देखने को मिला इधर। पहला क्या, एक्सपेक्टेड टू बी सेटल्ड इन द कंपनीज ऑपरेटिंग साइकिल, जो कंपनी की ऑपरेटिंग साइकिल है उसके अंदर सेटल हो जाए, वो हमारे लिए क्या, करंट लायबिलिटी। सेकंड, 12 महीने के अंदर अंदर फ्रॉम द रिपोर्टिंग डेट। रिपोर्टिंग डेट मतलब बैलेंस शीट से 12 महीने के अंदर, जो हमने पढ़ते ही आ रहे हैं हम लोग। थर्ड पॉइंट क्या बोला, प्राइमरीली हेल्ड फॉर बीइंग ट्रेडेड। बीइंग ट्रेडेड का मतलब क्या, गुड्स खरीदने और बेचने के लिए अगर किसी तरह का कोई कर रखा है लायबिलिटी क्रिएट, तो वो भी करंट लायबिलिटी। और पॉइंट नंबर 4 क्या, नो अनकंडीशनल राइट। ऐसा कोई राइट नहीं होना चाहिए कि हम लोग उस लायबिलिटी का डेफरमेंट कर दें कि नहीं भाई 12 महीने से ज़्यादा में भी पेमेंट करेंगे, तो ऐसा कोई राइट भी नहीं होना चाहिए। क्लियर है। तो ये आती है आपकी किसमें, करंट लायबिलिटीज़ में। करंट लायबिलिटीज़ में भी अगर हम लोग देखेंगे तो सबसे पहले आपको दिए हुए हैं क्या, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स का मतलब क्या, अगर आपने किसी से शॉर्ट टर्म के लिए बोरो किया है पैसा, शॉर्ट टर्म बोरो किया है यानी लेस देन 12 मंथ्स के लिए अगर पैसा बोरो किया है किसी भी फ्रेंड से, रिलेटिव से, मे बी बैंक से, तो वो सब किस में आएंगे, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में। ट्रेड पेबल्स में 2 चीज़ें आती है, ध्यान रखना आप, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। आपके जो भी क्रेडिटर्स हैं और बिल्स पेबल है वो सब किस में आएंगे, ट्रेड पेबल्स में। अदर करंट लायबिलिटीज़ में अगर मैं बात करूं तो अदर करंट लायबिलिटीज़ में जैसे आप लोगों के आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है ना, एडवांस इनकम है, तो वो सब किस में आते हैं, अदर करंट लायबिलिटीज़ में। और लास्ट है कि आपका शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, किसी भी तरह के शॉर्ट टर्म प्रोविजंस आप लोग बनाते हैं, नॉर्मली प्रोविज़न फॉर टैक्स, ये सब किस में आते हैं, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस के अंदर। क्लियर है। तो ये आपका बैलेंस शीट का एक साइड यानी लायबिलिटीज साइड कंप्लीट हुआ, जिसमें हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, शेयर होल्डर्स फंड, उसके 4 सब हेडिंग्स में क्या क्या आता है, शेयर एप्लीकेशन पेंडिंग अलॉटमेंट को हम लोगों ने समझा, नॉन करंट लायबिलिटीज़ क्या होती है, फिर उसके 4 सब हेडिंग्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, डेफर टैक्स लायबिलिटी, अदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस को हम लोगों ने समझा कि क्या क्या आता है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में बेसिकली बॉन्ड्स, पब्लिक डिपॉजिट्स, डिबेंचर्स, टर्म लोन, ये सब। डेफर टैक्स लायबिलिटी हम लोगों ने डिस्कस किया, अकाउंटिंग इनकम और टैक्सेबल इनकम दोनों अलग अलग होती है।
तो अगर इफ़ अकाउंटिंग इनकम इज़ मोर देन टैक्सेबल इनकम, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, इफ़ अकाउंटिंग इनकम इज़ लेस देन डेफर्ड टैक्स असेट्स। अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ में हम लोगों ने बात करी क्या, प्रीमियम पेएबल ऑन डिबेंचर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। अदर लॉन्ग टर्म प्रोविजंस में हम लोगों ने बात करी क्या, ग्रेजुटी, प्रोविज़न फॉर वारंटी, प्रोविज़न फॉर अर्न लीव वगैरह। तो लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। करंट लायबिलिटी ऐसी लायबिलिटी जिसका पेमेंट विद इन अ ईयर में कर देंगे। 3-4 फीचर्स हम लोगों ने और नए देखे, प्राइमरीली हेल्ड फॉर बीइंग ट्रेडेड, फिर ऐसी लायबिलिटी या ऐसी करंट लायबिलिटी जिसको हम लोग जो टर्म है अनकंडीशनल राइट उसको डेफरमेंट नहीं कर सकते, और क्या ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर जिसका पेमेंट हो जाए वो हमारे लिए करंट लायबिलिटी। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, किसी से भी, किसी फ्रेंड रिलेटिव से अगर आपने शॉर्ट टर्म यानी विद इन अ ईयर एक साल के अंदर अंदर का लोन लिया है तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। ट्रेड पेएबल्स में क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल जो आप लोग बहुत अच्छे से समझते हैं। अदर करंट लायबिलिटीज़ में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, एडवांस इनकम वगैरह है। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, किसी भी तरह के प्रोविज़न फॉर टैक्स वगैरह अगर आप करते हैं तो वो सब शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। तो लायबिलिटीज साइड हम लोगों ने एक बार के लिए कंप्लीट करी। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग असेट साइड को कंप्लीट करेंगे कि असेट्स के अंदर नॉन करंट असेट्स में टेंजिबल इंटेंजिबल क्या है क्या नहीं है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग असेट साइड को कंप्लीट करेंगे। तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट एक बार हमारा कंप्लीट हो जाएगा। हर पॉइंट सब हेडिंग में भी क्या आ रहा है, मेजर हेडिंग में भी क्या आ रहा है, उस तरीके से क्लियर है। तो तब तक पढ़ते रहना, इन पॉइंट्स को याद करना किसके अंदर क्या क्या है। टिल देन, थैंक यू सो मच।